इस फिल्म की कहानी शुरू होती है एक अस्पताल से। मुख्य किरदार जो 20 साल पहले पहली फिल्म में इमोशनल झटके के बाद पूरी तरह टूट गया था, पिछले 20 सालों से ऐसे ही बिस्तर पर पड़ा है। दूसरी तरफ हैरी है जो चाहे बारिश हो या तूफान हर हफ्ते टाइम निकालकर उससे मिलने जरूर आता है। उसके लिए अच्छा अच्छा खाना लाता है, उसका शरीर साफ करता है और उसका यूरिन बैग बदलता है। हैरी बोलता है, यार कम से कम तू मुझे कुछ तो दे। हैरी जब उसका यूरिन बैग बदल रहा होता है तभी वह उसे बताता है कि आने वाले लंबे समय तक वह उससे मिलने नहीं आ पाएगा क्योंकि वक्त किसी को नहीं छोड़ता और उसे बहुत गंभीर किडनी की बीमारी हो गई है। अगर किडनी ट्रांसप्लांट नहीं हुआ तो उसके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है। जैसे ही हैरी मुड़कर जाने लगता है, अचानक मुख्य किरदार जोर जोर से हरकत करने लगता है और बोलता है, बस यही बच्चे, तू कर सकता है, चल 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 चल, तब बाहर निकाल दे भगवान। हाँ, और तभी सच्चाई सामने आती है। मुख्य किरदार पिछले पूरे 20 साल से लकवे का नाटक कर रहा था, सिर्फ हैरी के साथ मजाक करने के लिए। हैरी पूरी तरह सन्न रह जाता है, आसपास के लोग भी हैरान। हैरी गुस्से में बोलता है, तूने अपनी जिंदगी के पूरे 20 साल सिर्फ मुझे बेवकूफ बनाने में खर्च कर दिए। मुख्य किरदार खुशी खुशी जवाब देता है, हाँ ये कमाल का था, मुझे पता है। दोनों इस घटिया प्रैंक से पूरी तरह खुश होते हैं। हैरी हाथ हिलाकर कहता है, नर्स का इंतजार मत कर, अभी के अभी यूरिन बैग निकाल देते हैं। ये सीन इतना डरावना और अजीब है कि देखने वाले के नीचे से ठंड लग जाए। पूरी फिल्म का सबसे यादगार सीन। इसके बाद स्क्रीन पर टाइटल आता है, डम्ब एंड डम्बर टू। कहानी आगे बढ़ती है। पता चलता है कि इस मजाक को पूरा करने के लिए मुख्य किरदार ने अपने दिमाग का कुछ फ्लूइड तक निकलवा लिया था। हालांकि निकाला या नहीं निकाला ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, दोनों अपने पुराने ठिकाने पर वापस आते हैं। वहाँ उन्हें बिली मिलता है, वही लड़का जिसे पहली फिल्म में मरा हुआ पंछी बेच दिया गया था। मुख्य किरदार बोलता है, हाय बिली, क्या तुम ही हो? 20 साल बाद भी बिली को सब कुछ साफ साफ याद है। मुख्य किरदार बातों बातों में पंछी को कैंडी खिलाने लगता है। बिली घबरा जाता है और चिल्लाता है, पंछी को मिठाई मत दो, वो फट जाएगा। क्या तुम पागल हो? वो सब नीचे रखो, उन्हें उठाओ। ठीक है ठीक है। घर के अंदर जाकर हैरी अपने नए रूममेट के बारे में बताता है। अब दोनों आखिरकार असली मुद्दे पर आते हैं, हैरी की बीमारी। हैरी सीधा पूछता है, क्या तुम मुझे अपनी किडनी दे सकते हो? मुख्य किरदार जवाब देता है, नहीं, तेरा पेशाब झागदार, गाढ़ा और भारी है और मेरा पतला, हल्का और साफ। हमारी किडनी कभी मैच नहीं करेगी। फिर अचानक उसके दिमाग में आइडिया आता है, अपने पिता को ढूंढ, उन्होंने तुझे बचपन में पाला, अब तू उनसे किडनी ले। हैरी हैरान होकर बोलता है, मुझे ये बात पता ही नहीं थी, मैं 20 साल से घर ही नहीं गया। मुख्य किरदार बोलता है, कम ऑन हैरी। इसी तरह दोनों साइकिल पर निकल पड़ते हैं। लंबा सफर तय करते हुए पूरा एक चौराहा पार करके आखिरकार हैरी के घर पहुंचते हैं। हैरी बोलता है, मुझे याद है एक दोपहर, वो वसंत का पहला दिन था, फूल खिले हुए थे, सूरज चमक रहा था और तुम और मैं उस पहाड़ी से नीचे कलाबाजियां खाते हुए आ रहे थे। दरवाजा खोलता है एक बुजुर्ग एशियन कपल। हैरी जैसे ही खाने की बात करता है और पिता पुत्र वाला इमोशनल सीन शुरू करता है, उधर दोनों बुजुर्गों के चेहरे बदल जाते हैं। वो कहते हैं, अब हम तुमसे और झूठ नहीं बोल सकते, असल में तुम हमारे जैविक बेटे नहीं हो, हमने तुम्हें गोद लिया था। मुख्य किरदार सोचता है, कोई बात नहीं, इसका मतलब है तुम्हारे असली माता पिता कहीं और हैं। हम खोज जारी रखेंगे। घर से निकलते वक्त गोद लिए पिता पुराने खतों का एक डिब्बा हैरी को देते हैं और कहते हैं, ये सारे खत हमने तुम्हारे लिए संभाल कर रखे थे। हैरी को उसमें अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड फ्रीडा का खत मिलता है। खत में लिखा होता है, हैरी मैं गर्भवती हूँ, कृपया मुझसे संपर्क करो। हैरी ये पढ़कर एक पल में जिंदा हो जाता है, लेकिन जैसे ही तारीख देखता है फिर टूट जाता है। 23 साल पुराना होता है। मुख्य किरदार बोलता है, ये तो अच्छी बात है, इसका मतलब है तेरी एक बड़ी वयस्क बेटी है जो तुझे किडनी दे सकती है। लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या होती है, हैरी को नहीं पता कि फ्रीडा कहाँ रहती है। मुख्य किरदार फिर सुझाव देता है, हमारे पुराने दोस्त पी स्टैन को ये सब पता होगा, वो फ्रीडा को जानता था इसलिए उसे उसका पता भी पता होगा। दोनों साइकिल पर पी स्टैन के घर पहुँचते हैं। तुम अपनी मोटरसाइकिल भूल गए? नहीं, वो हमारी नहीं है, किसी ने हमारे यहाँ छोड़ दी थी। हाँ वही छोड़ दी। ओह अब समझा, ये बाइक चोरी की है। जब वे पी स्टेन के घर पहुँचते हैं तो उसके माता पिता बताते हैं कि पी स्टेन मर चुका है, वो बच नहीं पाया। क्या तुम पक्के हो? और सबसे बुरी बात ये होती है कि जिस मोटरसाइकिल से उसका एक्सीडेंट हुआ था वो उसी ने बेची थी। पी स्टेन के माता पिता से विदा लेने के बाद हैरी को अचानक याद आता है, फ्रीडा उसी श्मशान में काम करती है जहाँ पी स्टेन का दाह संस्कार हुआ था। मुख्य किरदार बोलता है, अगर मैंने वो मोटरसाइकिल पी स्टेन को न बेची होती तो तेरी वो नाजायज औलाद तेरी जान बचाने वाली नहीं बनती। दोनों श्मशान पहुँचते हैं और फ्रीडा से मिलते हैं। मेरा नाम फ्रेड है, माफ कीजिए, हम आपकी बेटी के बारे में पूछना चाहते हैं। दोनों यकीन ही नहीं कर पाते कि सामने खड़ी भारी भरकम आवाजदार और बुजुर्ग महिला वही फ्रेडा है। फ्रेडा उनके नाम लेती है, फिर भी दोनों को यकीन नहीं होता। तभी उन्हें उसकी कमर पर बना स्माइली टैटू याद आता है। हैरी की बात सुनने के बाद फ्रेडा उन्हें अंदर बुलाती है। मुख्य किरदार एक केला उठाता है, खाता है और फेंक देता है, पूरी तरह बेपरवाही से। फ्रीडा बताती है कि उसने अपनी बेटी पेनी को किसी और को गोद दे दिया था। हालांकि बाद में उसे बहुत पछतावा हुआ, लेकिन अब कुछ बदला नहीं जा सकता। मुख्य किरदार हैरी को समझाता है, अब
तो भगवान भी आ जाए तो किस्मत नहीं बदलेगी, छोड़ दे। तभी फ्रेडा अपनी बेटी की फोटो दिखाती है। बैकग्राउंड म्यूजिक अचानक बदल जाता है। मुख्य किरदार बोलता है, या फिर हम उसे ढूंढ सकते हैं। फ्रीडा बताती है, मैंने सुना था उसे एक वैज्ञानिक ने गोद लिया था। मैंने उसे खत भी लिखा था, लेकिन वो वापस आ गया। उस पर लिखा था, अच्छा लिखा है, अब दोबारा मत लिखना। मुख्य किरदार का दिमाग क्लिक करता है, खत वापस आया, मतलब तुम्हारे पास पता है। लेकिन दिक्कत ये थी कि उनके पास गाड़ी नहीं थी। फ्रीडा कहती है, मैं तुम्हें एक गाड़ी उधार दे सकती हूँ। दोनों शव वाहन में बैठकर निकल पड़ते हैं। कई मुश्किलों के बाद वे बताए गए पते पर पहुँचते हैं, लेकिन पता गलत निकलता है। पता स्टैंप वाली साइट पर है। दोनों फिर से शव वाहन लेकर निकलते हैं। रास्ते में हैरी उदास हो जाता है, क्योंकि उसने अपनी बेटी का बचपन मिस कर दिया। मुख्य किरदार कहता है, कम से कम तूने कभी सिगरेट नहीं पी और फिर भी फेफड़ों का कैंसर नहीं हुआ। हैरी को लगता है कि उसने 20 साल मुख्य किरदार की वजह से बर्बाद कर दिए। वो अपने दिमाग में एक समानांतर दुनिया की कल्पना करता है, जहां उसने एक पिता की जिंदगी पूरी तरह जी। रात में दोनों मोटल में रुकते हैं। मुख्य किरदार पेनी की फोटो देख रहा होता है। तभी हैरी अचानक उठ बैठता है, अरे नहीं, मेरा रूममेट डिलीवरी पर गया है, मेरी बिल्ली को कोई खाना नहीं देगा। मुख्य किरदार मुस्कुराता है, फिक्र मत कर, सब कुछ मेरे प्लान में है। Hey gang, I'm home. Guys? इसके बाद कहानी पेनी की तरफ जाती है। उसके गोद लिए पिता एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक है। एक कॉन्फ्रेंस में उसे बुलाया गया है, लेकिन उसकी पत्नी और नौकर उसकी संपत्ति हड़पने के लिए उसे रोज दवाइयों से कमजोर कर रहे हैं। इसलिए पेनी को उसकी जगह भेजा जाता है। जाने से पहले वो एक बॉक्स देता है और कहता है, इसे सीधे डॉक्टर बारबरा को देना। पेनी पूछती है, इस बॉक्स में क्या है? बस एक छोटा सा तोहफा। पेनी अपने पिता से ATM PIN पूछती है। वो कहता है, 4 नंबर हैं, 1111। पेनी के जाने के बाद पता चलता है कि वो बॉक्स और फोन घर पर ही भूल गई है। जब दोनों पेनी के घर पहुंचते हैं तो अंदर गोद माँ और नौकर अलग ही प्लान में होते हैं।